तो बच्चों कल हमने पाठ एक धूल देखा था। तो धूल में हमने वहां तक पढ़ा था कि अखाड़े की धूल कैसे अखाड़े में कसरत करने वाले पहलवान को आनंद प्रदान करती। वह चारों खाने चित्त लेटकर अपने आप को उस मिट्टी में विश्व विजेता सा अनुभव करता है। आगे इसमें धूल को लेकर कहा गया है कि पंच तत्वों में जो धूल होती है, जो कि शरीर जिस मिट्टी का बना हुआ है ऐसा हम मानते हैं, या जो मिट्टी हमें संसार की सारी चीजें प्रदान करती है, इस पैराग्राफ में उसका वर्णन है। वह धूल जिसके कारण हमें सुंदर सुंदर वस्तुएं मिलती हैं, जिन वस्तुओं को हम सुंदरता का उपमान मानते हैं। आगे लेखक ने यहाँ पर धूल और मिट्टी का अंतर बताया है कि धूल और मिट्टी में उतना ही अंतर होता है जितना कि शरीर और प्राण में होता है। मिट्टी देह है तो धूल प्राण है, मिट्टी चांद है तो धूल उसकी चांदनी है। इसके आगे लेखक कहते हैं कि ग्राम भाषाएं, गांव में रहने वाले लोग कभी भी धूल की जगह गर्द यानी कीचड़ का प्रयोग नहीं करते, जबकि उन्हें सूक्ष्म बोध होता है, उन्हें बहुत ही कम ज्ञान होता है, किंतु फिर भी वे उसके प्रति श्रद्धा रखते हैं। गोधूली शब्द कवियों ने प्रयोग किया है और गोधूली शब्द में उन्होंने धूल को अमर कर दिया है। चूंकि गोधूली शब्द में एक भावनात्मक बात भी होती है कि गांव में गायें जो है वो अपने बछड़ों के पास आती हैं गांव शाम के समय, और जो गाय चराने जाते हैं लड़के वो अपनी माओं के पास में आते हैं। तो इसमें बड़ा ही एक भावनात्मक रस जुड़ा हुआ है, इसलिए गोधूली शब्द जो है कवियों ने इसका बहुत ज्यादा जगह जगह पर प्रयोग किया है। लेखक ने आगे ये भी बताया है कि गांव में सड़कों पर जो धूल उड़ती है गाड़ियों के निकल जाने के बाद, और वह धूप के कारण कितनी सुंदर दिखाई देती है, उसका एक सुंदर सा रूप बनता है। आगे लेखक ये भी बताते हैं कि शिशु के मुंह पर, फूल की पंखुड़ियों पर जो सौंदर्य के रूप में धूल दिखाई देती है, शिशु के मुंह पर, फूल की पंखुड़ियों पर, रास्तों में, गोधूली बेला में, तो इस प्रकार कई सारे उदाहरण देकर लेखक ने इसका एक सुंदर सा रूप प्रस्तुत किया है। लेखक ने कहा है कि गोधूली पर तो कितने ही कवियों ने अपनी कलम नहीं तोड़ दी, मतलब कि बहुत सुंदर सुंदर रचनाएं की हैं उन्होंने। कलम तोड़ने का मतलब होता है उत्तम लेखन करना, और शहरों के हिस्से ये चीज नहीं आई है। शहरों के लोग हालांकि गोधूली शब्द का प्रयोग करते हैं, किंतु वे उसके अर्थ से अनजान हैं, क्योंकि शहरों में तो शाम के समय धूल धक्कड़ होती है, जिसे हम आंधी की धूल कहते हैं, गोधूली की धूल नहीं है। कविता की यह विडंबना है कि कविता ने गोधूली शब्द को अमर कर दिया है, इसलिए गोधूली शब्द का प्रयोग शहर वाले भी जहां तहां गोधूली बेला के नाम पर करते हैं। किंतु धूल कौन सी है ये गोधूली वाली धूल? सती जिसे अपने माथे पर लगाती है, सती यानी अपने पति के साथ सती हो जाने वाली स्त्री, योद्धा उसे अपनी आंखों से लगाता है। यहाँ पर एक यूलिसिस का उदाहरण दिया है, ये एक सैनिक था जिसने अपनी मातृभूमि को सिर से लगाया था। नीच को धूरी समान, यहाँ पर कवि ने कहा है कि नीच शब्द के मामले में भी धूल का प्रयोग करते हैं, किंतु ये वेदवाक्य नहीं है। मतलब यहाँ पर लेखक जो है वो उस शब्द की बात नहीं कर रहे हैं, उस वाली धूल की। यहाँ पर यूक्रेन से एक मुक्त होने वाले लाल ने भी धूल के प्रति वैसी ही श्रद्धा प्रकट की थी। तो यहाँ पर लेखक बता रहे हैं कि धूल कौन सी, जो हम अपने सिर से लगाते हैं, अपनी मातृभूमि की धूल। तो कुल मिलाकर लेखक ने यहाँ पर धूल की अलग अलग व्यंजनाएं की हैं, मतलब अलग अलग तुलनाएं की हैं। लेखक ने यहाँ पर धूल, धूली, धूली, धूरी अलग अलग शब्द बताए हैं। धूल जिस धूल की पूरे पाठ में बात की गई है, धूली जो गोधूली बेला की धूली होती है। धूली एक दर्शन शास्त्र में प्रयोग किए जाने वाला शब्द है, जो कि संसार, सृष्टि, ब्रह्मांड आदि के विषयों में प्रयोग किया जाता है। धूरी मतलब गांव में बोली जाने वाली धूली की जगह धूरी, तो ये हमारी संस्कृति को दिखाती है। यहाँ पर लेखक ने इसका विस्तार भी दिया है कि धूल जो है वो छायावादी दर्शन है, जिसकी वास्तविकता संदिग्ध है। धूली शब्द, धूरी हमारी लोक संस्कृति का नवीन जागरण है। यहाँ पर लेखक ये भी कह रहे हैं कि काली मिट्टी, पीली मिट्टी, लाल मिट्टी जो होती अलग अलग होती है, किंतु उसे सबको धूल कहते हैं, जो शरद ऋतु में बादलों के जाने के बाद दिखाई देती है। मतलब वही कि मिट्टी जब सूखती है तो वो जो धूल उड़ती है, शरद ऋतु मतलब बारिश के बाद में जो मौसम आता है उसमें जो दिखाई देती है वो उसका सहज रंग है। लेखक ने कुल मिला के ये कहा है कि हमारी देशभक्ति जो है वो अपनी धूल के प्रति, अर्थात अपनी मातृभूमि के प्रति, अपने किसान भाइयों के प्रति होनी चाहिए। यदि हम अपने देश की हर जगह से, अपने देश की एक एक चीजों से प्रेम कर रहे हैं तो हम सच्चे देशभक्त हैं। तो पूरे पाठ का निचोड़ यही है कि लेखक कह रहे हैं कि हमें अपने देश के प्रति प्रेम
होना चाहिए। देश की हर वस्तु से, देश के हर व्यक्ति से प्रेम होना चाहिए, वो गांव में रहने वाले लोग हो, वो शहर में रहने वाले लोग हो। और यहाँ पर गांव में रहने वाले लोगों को लेखक ने ज्यादा मजबूत बताया है, हीरे की तरह। और उन्होंने ये भी कहा है कि जिस दिन ये चोट करेंगे तो इनका प्रहार जो है ये उलटकर जब चोट करेंगे तब अपने आप समझ में आ जाएगा कि असली हीरे कौन से होते हैं, गांव में रहने वाले किसान या शहर में रहने वाले दिखावा पसंद लोग। इस पूरे पाठ के प्रश्नोत्तर जो है ये इस पूरे पाठ में ही आपको मिलेंगे। इसको बड़े ध्यान से पढ़ना है और ध्यान से समझना है।